खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। स्प्रिट से नकली ब्रांडेड शराब बनाकर सप्लाई का हुआ खुलासा। आबकारी पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। 8 करोड़ की लागत से शिशु अस्पताल का होगा विकास। भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बैठक में दी मंजूरी। वहीं जिला अस्पताल के दंत विभाग को मिली आधुनिक एक्सरे मशीन। पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर युवक को किया गंभीर रूप से घायल। सीकरी क्षेत्र में नाली में कचरा डालने पर पनपा विवाद। और मंदिर से मूर्ति उखाड़ने के आरोपी नाबालिग सहित मां को रस्सियों से बांधा। कथित प्रेत बाधा की बनी चर्चा और मनोचिकित्सक ने उपचार की दी सलाह। वहीं दोनों ने मिलकर पिता को भी किया था घायल। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। आबकारी पुलिस ने स्प्रिट से नकली शराब बनाकर ब्रांडेड बोतलों में भरकर बाजार में सप्लाई का खुलासा किया है। रविवार शाम भिवाड़ी से अलवर होते हुए आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लगभग 50 लीटर स्प्रिट और रॉयल स्टेक एवं मैकडोल ब्रांड के करीब 3200 सील बंद ढक्कन बरामद किए गए हैं। उधर आबकारी अधिकारी दिगंबर सिंह ने बताया कि स्प्रिट से तैयार नकली शराब पीने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इनमें आंखों की रोशनी प्रभावित होने, फेफड़ों को नुकसान और मौत तक का जोखिम मौजूद है। पुलिस ने बताया कि बदमाशों की लोकेशन 3 दिन से ट्रैक की जा रही थी। आरोपियों राहुल और अवनेश के खिलाफ आबकारी सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। ये लोग कल 2 लोग थे। अवने, ये निवासी है यूपी मैनपुरी का, और राहुल खान निवासी खैरतल तेजारा का। ये लोग सप्लाई देने आए हुए थे नकली शराब निर्माण के लिए देने के लिए। इनके पास स्प्रिट मिली है 50 लीटर और अंग्रेजी शराब के जो बोतल हैं उनकी सील और ढक्कन मिले हैं लगभग 3200। ये लोग नकली शराब बनाने के लिए काम में ले रहे थे इसको। इससे नुकसान, पहला तो नकली शराब बनने से जनहानि होने की संभावना रहती है। दूसरा, सरकार को रेवेन्यू लॉस होता है। और तीसरे, ग्राहक के साथ भी एक धोखा है, उनको नकली शराब मिलती है असली शराब की जगह। ब्रांडेड शराब के व्यापार होते हैं, केवल शराब नकली होती है। शराब नकली होती है। तो ये सर कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे इनको? ये लोग पहले, हमने कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री पकड़ी थी तो अवैध शराब बना रहे थे, तो उन लोगों के ये वो थे, सप्लायर थे, तो उनको ये सप्लाई देने आए थे आज उन्हें। तो मुखबिर की सूचना पर इनको आज गिरफ्तार किया गया। एक सर, इससे जैसा आमजन को क्या नुकसान हो सकता है? ज़्यादा फेफड़े भी खराब हो सकते हैं, मर भी सकता है आदमी। हाँ, नकली शराब पे जहरीली और एथेनॉल की जगह इन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, मेथेनॉल मिला देते हैं कई बार, तो मृत्यु संभव है व्यक्ति की, रोशनी चली जाती है आंखों की। गौरतलब है कि सिलीसेड़ के पास पैंतपुर गांव में नकली शराब से 6 लोगों की मौत के आरोप हाल ही में लगे थे। वहीं अब इस प्रकरण का खुलासा हुआ है। अलवर जिला मुख्यालय स्थित शिशु अस्पताल के विकास पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत जिला अस्पताल के शिशु विभाग का अपग्रेडेशन होगा। यह राशि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से मंजूर की गई है। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में सोमवार को इसके लिए दिशा की बैठक हुई। इसमें राशि को मंजूरी दी गई। पिछली बार मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में अलवर के शिशु वार्ड को शिशु अस्पताल बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद अब अस्पताल के डेवलपमेंट को लेकर यह राशि दी गई है। अस्पताल के शिशु वार्ड में 107 बेड का संचालन किया जा रहा है और रोजाना औसतन 500 मरीजों को देखा जाता है। वहीं 14 बाल रोग विशेषज्ञ और 47 नर्सिंग स्टाफ सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं। वर्ष 2024 के बजट में घोषणा के बाद 100 करोड़ के भवन का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। अब DMFT फंड से इसे आगे बढ़ाने की तैयारी है। उधर 30 करोड़ के मॉनिटरिंग फंड के प्रस्ताव भी पारित किए गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले आवास, केंद्रीय निधि से बन रहे ROB और सड़क, किसान सोयल हेल्थ कार्ड एवं सांसद निधि के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा भी की। मीटिंग में वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री यादव सहित वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि शिशु अस्पताल का विकास कर सभी संसाधन जुटाए जाएंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
जो पहले शिशु चिकित्सालय के रूप में जाना जाता था वो शिशु वार्ड था, उसके उन्नयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट घोषणा की गई थी। आज जो डीएमएफटी फंड है उसमें माननीय सांसद महोदय के दिशा निर्देशानुसार 8 करोड़ का बजट विशेष रूप से अलवर को शिशु चिकित्सालय के उन्नयन के लिए आज डीएमएफटी फंड से मिला है। साथ ही साथ दिशा की जो बैठक आयोजित की गई माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में, उसमें जो भी विभाग राज्य सरकार से संबंधित हो या सीधे सीधे केंद्र सरकार से संबंधित हो, उस विभागों की समीक्षा की गई और आने वाले समय में जो राज्य की योजना है या केंद्र की योजना है उस प्रकार वो आम जन तक पहुंचे और उस योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले, उसको लेकर के माननीय सांसद महोदय द्वारा, माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा दिशा निर्देशित दिया गया है और आने वाले समय में जब भी दिशा की बैठक होगी उन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। जहां तक आपने अवैध खनन की बात करी, अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और माइंस विभाग को निर्देशित किया गया है कि वो उचित कदम उठाते हुए सारगर्भित योजना बना करके इस विषय में कार्य करें। अभी 2 बैठकों का आयोजन यहाँ पर हुआ है। पहली दिशा की बैठक का आयोजन किया गया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की मॉनिटरिंग कमेटी का बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया। दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी समीक्षा की गई। जिले में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो आवास दिए गए हैं उनकी समीक्षा की गई। केंद्रीय निधि से जो सड़क और आरओबी बन रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। किसानों को जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। सांसद विकास निधि और अन्य विषय जो है उसकी पूरी तरीके से समीक्षा की गई। पिछले दिनों आपने देखा है कि हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी के नेतृत्व में भर्तरी धाम के विकास के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे पूरा किया गया और अलवर के त्वरित विकास के लिए जो खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में अलवर को हम एक अच्छे स्थान पर लिए जाएं, उसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा राशि के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग फंड के प्रस्ताव मंजूर किए गए। हमारे संजय जी ने विशेष रूप से अलवर में जो बाल शिशु चिकित्सालय था, एक उसकी डिपार्टमेंट की बात लंबे समय से चल रही थी। डीएमएफटी के माध्यम से 8 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए ताकि एक बहुत अच्छा पेडियाट्रिक वार्ड बने। उसके साथ ही परभणी में रैणी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो खेल है उसको ध्यान में रखते हुए 4.5 करोड़ रुपए के एक स्टेडियम के निर्माण का विषय भी रखा गया। लगभग 36 से ज़्यादा ग्रामीण स्कूलों में ई लाइब्रेरी बनाने का काम किया गया। 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रस्ताव जो हमारे सड़क के पीडब्ल्यूडी के हैं उन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। तो जो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जो मॉनिटरिंग फंड का जो पैसा है वो हाई प्रायोरिटी सेक्टर में लगना चाहिए, उस हाई प्रायोरिटी सेक्टर के सारे प्रस्तावों को सबने मिलकर के मंजूरी दी है और उसके साथ ही अलवर के बाकी के विषयों को, जल जीवन और स्वच्छता के विषयों को अभी हम दूसरी समीक्षा बैठक में करेंगे। और वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व शांति एवं विज्ञान दिवस पर सोमवार को जिला अस्पताल परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वन मंत्री संजय शर्मा ने दंत विभाग में स्थापित लगभग 2 लाख रुपए मूल्य की अत्याधुनिक एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन गायत्री परिवार के प्रज्ञा जन अभियान, उत्कृष्टाष्ट जागृत सत्यजन अभियान और ग्राम रावण देवरा समग्र विकास समिति ने किया। उपस्थित भामा शाहू ने बताया कि एक्सरे मशीन जिला अस्पताल के दंत विभाग की कार्य क्षमता को बढ़ाएगी, साथ ही मरीजों को दांतों से जुड़ी जांच के लिए निजी क्लिनिकों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उधर वन मंत्री संजय शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि स्वास्थ्य और विज्ञान का समन्वय ही समाज के सतत विकास का आधार है। विश्व शांति व विज्ञान दिवस पर आज डॉक्टर MPS चंद्रावत जी जो राजर्षि कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक डेंटल एक्सरे मशीन डोनेट की है जो कि मरीजों के लिए बहुत उपयोगी है। उसमें विदिन सेकंड्स में विजुअल देखकर और मरीज का इलाज कर सकते हैं।
दूसरा, आज माननीय मंत्री जी द्वारा ये उद्घाटन किया गया और इस उपलक्ष्य में मंत्री जी द्वारा पौधारोपण भी किया गया चिकित्सालय परिसर में। और उसके बाद जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर वंदे मातरम गीत गाया गया और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सहयोग दिया। और जो दानदाता हमारे गुरुजी भी रहे हैं चंद्रावत साहब, इनको मशीन डोनेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। और इससे पहले भी इन्होंने आईसीयू के लिए एबीजी मशीन डोनेट की। सीकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झंझार में नाली में कचरा डालने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इसके बाद एक युवक पर पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार झंझार निवासी मंजीत सैनी अपने घर पर नए मकान से जुड़ा कार्य कर रहा था। इसी दौरान कचरा नाली में चला गया और इस पर पड़ोसियों ने ऐतराज जताया। दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ने पर करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने मंजीत पर लाठी डंडों और लोहे की रोड से हमला कर दिया। इसके चलते गंभीर रूप से घायल मंजीत को सीकरी अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। झगड़ा हुआ था भैया। किस बात को लेकर? ये मकान बना रहे हैं तो मेटेरियल पड़ा है, तो अब मेटेरियल दगड़ा में पड़ा, यूँ तो खैर जैसे डालक रहे हैं ना तभी हटा देख रहे हैं, लेकिन भैया फिर भी देखो थोड़ा बहुत तो पड़ा रह ही जाए। अब इन यह कह रहा कि अभी हटाओ, काम चल रहा, मिस्त्री लगे पड़े, ये बिना हमारा काम बंद पड़ो, काम चल रहा है हमारा, इस बात पर झगड़ा करा। कौन कौन लोग थे? हितेश, महेंद्र, पूरन और पूरन का छोरा नाम है क्या बोले यादराम। कितने लोग थे? रामी का नाम राम खिलारी। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में राधा कृष्ण मंदिर से मूर्ति उखाड़ने के आरोपी नाबालिग और उसकी मां की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। परिवार ने दोनों को रस्सियों से बांधकर घर में करीब 5 लोगों की निगरानी में रखा है, जिससे वे किसी और पर हमला न कर सके। वहीं परिजन डॉक्टरों से ज्यादा तांत्रिकों और बाबाओं के चक्कर लगा रहे हैं। परिवार मान रहा है कि किसी ने तांत्रिक विद्या कर दी है। नाबालिग के नाना ने बताया कि बच्चा बेहद आक्रामक हो गया है और उसे काबू में करना मुश्किल हो रहा है। वह उल्टी सीधी बातें करता है, उसकी मां भी वैसा ही कर रही है। गुरुवार से यह स्थिति शुरू हुई थी, जो पहले मामूली थी, लेकिन जब से मंदिर से मूर्ति उखाड़ी गई है तब से दोनों की हरकतें बढ़ गई है। गौरतलब है कि शनिवार रात करीब 12 बजे दोनों माँ बेटे ने मिलकर बंद कमरे में पिता के कपड़े उतार दिए थे और उसकी छाती पर बैठकर मारने लगे। साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया। जब पिता जोर जोर से चिल्लाने लगा तो परिवार ने मिलकर दरवाजा तोड़ा और उसे बाहर निकाला। इसके बाद दोनों माँ बेटे को रस्सियों से बांध दिया गया। घटना में नाना पोप सिंह के हाथ भी जख्मी हो गए थे। अजय वो बच्चा अपर बड़ हो रहा है, वो उसको मतलब काबू में करना मुश्किल है। अच्छा। और वो उल्टी सीधी बातें करता है, ऊट पटांग और कुछ करना। वो हमारी लड़की है, वो भी उसी के साथ है। उनके शरीर में आ जाता है कुछ? उनके शरीर में कोई वैसा सिस्टम है जो मतलब उनको खोपड़ी को बदल देता है, उनके दिमाग को बदल देता है। तो फिर वो उल्टी सीधी हरकत करते हैं? उल्टी सीधी करते हैं। तो ये कब से हो रहा है इनके साथ? ये 4-5 दिन पहले हुआ था। 4-5 दिन पहले क्या हुआ था इनके साथ? वो अचानक ही हो गए थे। हम तो अगले दिन आए, दूसरे दिन बाद में आए थे कोट कासिम से। तो फिर मंदिर की मूर्ति उखाड़ ली? मंदिर की मूर्ति तोड़ दी वो बच्चे ने, कैसे क्या तोड़ी है। और उनसे वो कह भी दिया था हमने पंडित जी से, हम उसका हर्जाना दे देंगे। तो वो मूर्ति तोड़ने के बाद से ज़्यादा हो रहा है? उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, मतलब 1 दिन पहले 2 दिन पहले ऐसे धीरे धीरे। पिता के साथ में क्या किया इन्होंने पिताजी का वो मुंह नोच रखा है सारा, और जो प्राइवेट पार्ट है उस पर भी चोट आ रही है। अब आपने बच्चों को काबू में कैसे कर रखा है, उस बच्चे को, माँ को? अभी तो इलाज करवा रहे जी उनका। उनको पैर बांध देते हैं, हाथ बांध देते हैं, पटक 5 आदमी लग जाए ना एक बच्चे के भी तो वो काबू में नहीं आता है। ऐसे ही वो लड़की का हाल है, ऐसे ही बच्चे का हाल है। दोनों को अलग अलग जगह दिखा रहे हैं? हाँ, दोनों को। हाँ, जैसे कोई बताता है वहीं लेके जाते हैं। और हॉस्पिटलों में भी दिखा रहे हैं? हॉस्पिटल में भी करवा रहे हैं इलाज। तो ये जो पिता पे हमला किया था, ये दोनों माँ बेटों ने किया था? हाँ, वो दोनों माँ बेटों ने किया है। और रात को कमरा बंद करके और इनको भी अंदर ले लिया था, लॉक कर दिया था कमरा को। कितने बजे? ये रात को 12 बजे की बात है। इसके इनके कपड़े उतार दिए? कपड़े उतार दिए, इनकी वो छाती पे बैठ के और उनको मारने पीटने लगे। इन शोर किया ना रात को 1:30 बजे, तब हमने वो गेट तोड़ा था जब निकाले थे। क्या देखा था आपने अंदर? वो इनको मार रहे थे, छाती पे बैठ कर
दमादम दोनों, हमारी लड़की भी वो नवासा भी। प्राइवेट पार्ट्स काट के, प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान हुआ, मुंह को भी, नाक नूक को, मुंह को कई टाँके भी आए हैं। कई टाँके आए। अलवर सिविल हॉस्पिटल में इलाज करवाया इनका। तो अब दोनों को इस समय निगरानी में रखा जा रहा है कि भाई ये कुछ और इनके 24 घंटा निगरानी रखनी पड़ती है, रात को भी नहीं सोते हम। उधर मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जे.एस. शर्मा ने बताया कि एक मानसिक बीमारी है जिसे पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें व्यक्ति शकी हो जाता है और अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है। इसी वजह से वह हमले कर देता है। डॉक्टर ने दिल्ली के एक परिवार का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्हें भी यही बीमारी हुई थी। इसके चलते पूरे परिवार ने अपने पूर्वजों से मिलने के नाम पर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने कहा कि इस पर झाड़ फूंक से काबू नहीं पाया जा सकता और इसका इलाज केवल डॉक्टर के पास है। उधर राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी खुशीराम शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को नाबालिग बच्चा कृष्ण जी की मूर्ति को उखाड़कर ले गया था। इसके बाद मां बेटी ने प्रतिमा को 11 टुकड़ों में तोड़ दिया था। साथ ही वस्त्रों को भी जला दिया गया। पुलिस ने मूर्ति के सभी टुकड़े कब्जे में ले लिए थे। बहुत तरह के मानसिक रोग होते हैं और ये जैसा मेरे भी इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है कि इस तरीके से अखबार के द्वारा मुझे पता लगा था कि इस बच्चे ने पिताजी के गुप्तांगों को भी काटा, हाथ पैरों को भी काटा और उनको जान से मारने का भी कुछ प्रयास किया गया। ये जहाँ तक बीमारी का सवाल है, एक मानसिक रोग है जिसको पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि आदमी बहुत ही ज़्यादा शकी हो जाता है, बहमी हो जाता है और उसको हमेशा असुरक्षा की भावना लगी रहती है। उस असुरक्षा की भावना में वो आसपास जितने भी लोगों के ऊपर उसका शक का दायरा फैलता है, उनसे बदला लेने की कोशिश करने लग जाता है, चाहे उसमें माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कभी कभी तो हमने ऐसा देखा गया कि दुकानदार के ऊपर भी शक हो जाता है तो दुकानदार के ऊपर भी वो वार करने लग जाता है। ये जो आप जो केस बता रहे हो, ये इसी तरीके का है, पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि इसकी माताजी भी इस तरह की हो गई है। तो कुछ ऐसे शेयर्ड पैरानाइड डिल्यूजन्स होते हैं कि अगर एक आदमी घर में पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित हो गया है तो प्रीडिस्पोज्ड आदमी अगर कोई दूसरा हुआ तो वो भी उस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, जिसको शेयर्ड पैरानाइड डिल्यूजन्स बोलते हैं। मतलब एक दूसरे के भागीदार बन गए बीमारी के, तो शेयर्ड हो गया वो। तो अब दोनों के दोनों आदमी क्या होंगे कि एक ही तरीके से काम करेंगे और जो इनोसेंट आदमी होगा, निर्दोष आदमी होगा, वो इसमें कभी कभी बलि का बकरा बन जाता है, जैसे यहाँ पे इनके पिताजी बन गए। आपने बहुत दिन पहले देखा होगा कि दिल्ली में एक केस हुआ था जिसमें एक ही फैमिली के लोगों ने सुइसाइड कर ली थी, है ना, और कि तब अपने पिताजी से मिलने के लिए वो स्वर्ग में जाना है, और इसमें करीब करीब वो 6-7 आदमियों ने सुइसाइड करी थी। आखिरी जिस आदमी को ने सबको मोटिवेट किया था उसको लगा कि यार ये तो कुछ नहीं हुआ, तो वो फिर बच गया था। तो ये भी केस उसी तरीके का है, उसमें भी शेयर पैरानाइड डिल्यूजन्स ही थे, एक दूसरे से वो शेयरिंग करते रहते थे अपने गलत कंसेप्ट्स को और वो बीमारी को अंजाम देते रहते थे। तो ये शेयर्ड पैरानाइड डिल्यूजन्स हैं जिसकी वजह से इस तरह की वारदात होती रहती है। तो सर ऐसे मामलों में डॉक्टर के पास ही आना चाहिए सबसे पहले? इसमें डॉक्टर के पास ही आने से काम चलेगा, लेकिन कि उसका प्रेजेंटेशन ऐसा है तो ये झाड़ फूंक वालों के पास में भी जाने में कसर नहीं छोड़ते हैं। सबसे पहले झाड़ फूंक वाले जाएंगे कि इसे कोई किसी ने कुछ करा दिया है, कोई आत्मा आ गई है, कोई भूत प्रेत आ गया है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन वहाँ इनको कुछ भी हाथ नहीं लगता। या तो पेशेंट अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेता है या उसके रिश्तेदार ये सोच के चलते हैं कि साहब को भी इलाज करा लिया, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दवाइयों के द्वारा इसका इलाज है। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो पैरानाइड डिल्यूजन्स को ख़त्म कर देती हैं। डॉक्टर के पास आना चाहिए। डॉक्टर के पास आना चाहिए, बिल्कुल। हर एक, मैं तो सबसे यही कहूँगा कि मानसिक रोग का कोई सा भी अगर आपको कारण लगे, जहाँ झाड़ फूक में जाने की या अंधविश्वासों में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास आओ। हमारे पास में बहुत सारी चीज़ हैं और जिनको अपन बहुत दिन पहले से अंधविश्वास मानते थे, झाड़ फूक मानते थे, वो सब बीमारियां हैं, उनका इलाज है और उनके लिए दवाइयाँ भी आ गई हैं। कुल मिलाकर यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। अलवर सहित खैरतल, तिजारा और बहरोड कोटपुतली जिले में इस बार लाल प्याज लगातार किसानों को रुला रही है। कम उत्पादन और कम भाव से किसान कर्जदार हो चले हैं, लेकिन उनके आंसू पोंछने वाला
कोई नहीं है। लगातार बारिश होने से प्याज में गलन का रोग लग गया था। इस वजह से उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा। वहीं दूसरी ओर गिरते हुए भाव और प्याज के निर्यात पर लगी रोक ने किसान के लिए करेला और नीम का चढ़ा काम किया है। चोमू, खरखड़ा, पथरोड़ा, कैरवावाल और बिलंदी सहित अन्य स्थानों पर खेतों में प्याज की फसल को उखाड़कर आसमान तले रखा गया है। इसे बाजार में बेचने के लिए ले जाने पर 40 किलो के एक बैग पर किराए, भाड़े और मजदूरी सहित 150 रुपये का खर्च आ रहा है, जबकि किसान को उस बैग का मूल्य करीब 100 रुपये ही हासिल हो रहा है। ऐसे में 50 रुपये प्रति बैग घाटा भुगतना पड़ रहा है। इसी वजह से किसान प्याज समेत खेत को जोत रहे हैं या उपज को नदी में फेंक रहे हैं। लाल प्याज की फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल नहीं करने के कारण किसानों को और भी अधिक नुकसान भुगतना पड़ रहा है। चोमू की बात करें तो यहाँ लगभग 300 बीघा में प्याज बोई गई थी, लेकिन पूरे गांव के किसानों को करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गत वर्ष लाल प्याज की फसल लाभ का सौदा साबित हुई तो इस बार यहाँ दोगुने रकबे में प्याज की बुआई की गई थी। क्षेत्र के किसान गोपाल सिंह, कमल सिंह, बलवीर सिंह, भगवान सिंह, शेर सिंह, तोताराम, जयचंद और हरिराम का कहना है कि इस बार प्याज ने कंगाल कर दिया। इसी गांव के श्याम सिंह ने बताया कि अब तो बीमार होने पर दिखाने के लिए भी पैसे भी नहीं है। मालाखेड़ा तहसील क्षेत्र का यह चोमू गांव है, जहां के किसान ने इस बार करीब 250 बीघा में लाल प्याज बोई है। बाजार में भाव नहीं होने के कारण खेत में ही प्याज उखाड़ कर पटक रखी हैं। वहीं बहुत से खेतों में प्याज खड़ी हुई हैं, जिसका मुख्य कारण है अच्छा दाम नहीं मिलना। और इनका कहना है किसानों का कि करीब 1 करोड़ रुपए का घाटा इस गांव को लाल प्याज की फसल से हुआ है। अब देखना है कि इस घाटे का चुकारा कैसे होगा। मैं अवधेश सिंह, टेली न्यूज़, चोमू से। ये चोमू गांव है, जिला अलवर में जी, श्याम गंगा के पास, मालाखेड़ा तहसील में। जो 1 बीघा में 50-60 हज़ार को तो खर्च है। पर जिला का जमींदार है जो सब मारा गया। हमारे गांव चोमू में 200 से 250 बीघा प्याज है, तो करोड़ रुपया को तो कम से कम नुकसान है। गांव में जमींदार सब घर बैठ गया, कोई काम नहीं हो रहा। आकाश में तो हाथ छूट गया। सुबह रात दिन नींद न आवे, न रोटी भावे, तो ये अलवर जिला का किसान तो खत्म हो गया। सर की कछु तो सुनाई करो, किसान का मुआवजा दे। जितने भी जो ने प्याज करिए भाई, इनको खर्चा को तो दो पैसा। ये मरेंगा, जहर खा खार मर रहे हैं और बेहोश पड़ रहे हैं। कोई बीमार हो गया, इनको लगावा कोई पैसा ना है। बड़दोमेव थाना अंतर्गत रघुनाथ बास गांव में सोमवार सुबह प्राइवेट बस चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय अशोक शर्मा पेशे से बस चालक था। वह पिछले 1.5 महीने से काम पर नहीं जा रहा था और लगातार शराब का सेवन कर रहा था। रविवार देर रात उसने नशे की हालत में खेतों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवा एल्ड्रिन को शराब समझकर पी लिया। सामान्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। मृतक अशोक शर्मा अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसके परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। उधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। अशोक कुमार शर्मा नाम है इनका और रघुनाथ बास के रहने वाले हैं, ग्राम पंचायत गंडूरा। और इन्होंने पीछे से जैसे ज़्यादा शराब पीते थे, पीछे से घर वाले सारे जंगल चले गए। पीछे से ज़्यादा पीने के कारण इन्हें एलडी की शीशी दारू के पौवे समझ के पी लिया। इसको भर्ती कराया अलवर ला के, 2 दिन भर्ती रखा। सुबह हाँ, और आज सुबह एक्सपायर हो गई। क्या काम करते थे? ड्राइवर थे। अलवर डाइट के डीआरयू प्रभाग की ओर से समावेशी शिक्षकों के लिए शिक्षा सबका अधिकार के तहत जारी 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया है। नजर बगीचे से डाइट हॉस्टल में अलवर सहित कोटपुतली, बहरोड़ और तिजारा खैरतल के 85 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। डीआरयू प्रभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनुरिता झा ने बताया कि मूक, बधिर, दृष्टिहीन और अन्य शारीरिक विकलांगता के विशेष बालकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। हाँ, ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रम है शिक्षा सबका अधिकार। तो जो भी विशिष्ट बालक हैं, जो स्पेशली चैलेंज्ड जो बालक हैं, उन सबके लिए शिक्षा का अधिकार है। इसी संदर्भ में कुछ विशेष शिक्षक जो स्पेशल एजुकेशन के जो शिक्षक होते हैं, उनको अलवर के सभी ब्लॉक से आमंत्रित किया गया है। और इसमें विशेष रूप से 3 MT मास्टर ट्रेनर्स आए हैं। और ये शिविर जो है वो 10 दिन का आवासीय शिविर है। और इसकी विशेषता ये है कि ये मल्टी कैटेगरी का ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि जो भी विशिष्टताएं होती हैं बालकों में, जो स्पेशलिटीज होती हैं, तो
वो केवल एक ही दो नहीं कई तरह की होती हैं। तो शुरू हुआ था मैडम आज? ये 1 नवंबर से शुरू हुआ था और आज 10 तारीख को इसका समापन है। क्या क्या सिखाया गया? इनमें जितने भी स्पेशल बच्चे हैं जो कि विशेष रूप से स्पेशली चैलेंज जो बच्चे हैं कि जो दृष्टिहीन हैं, मूक बधिर हैं और जो किसी भी तरह से शारीरिक विकलांगता लिए हुए हैं, तो इस तरह के जो जितने भी बालक हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए और उनका अपनी शिक्षा में उनको एक अच्छा स्तर बनाए रखने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, इसके साथ-साथ वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, इन सब के लिए उन टीचर्स को ऐसी शिक्षा दी है कि जो भी विद्यालय में बच्चे, इस तरह के बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, वो एक आत्मविश्वास पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। सैनी समाज कर्मचारी एवं अधिकारी विकास संस्था की बैठक अलवर के मनुमार्ग स्थित सैनी स्कूल में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष निरंजन लाल सैनी द्वारा की गई। बैठक में सैनी समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह एवं कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम मई 2026 में कराने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान विद्यार्थियों को आरएएस की तैयारी में मदद की जाएगी। बैठक में महासचिव बनवाई लाल सैनी सहित लक्ष्मण सिंह सैनी, खेमचंद सैनी, ललित प्रसाद, सुरेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार सैनी और अशोक कुमार सैनी आदि उपस्थित रहे। कर्मचारी एवं अधिकारी विकास संस्था अलवर जिले की आज कार्यकारिणी की इन सभी सदस्यों की मीटिंग ली गई थी सैनिक स्कूल परिसर के अंदर, जिसके अंदर कुछ दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी कि संस्थाएं क्या क्या काम कर रही हैं, दूसरी संस्थाएं, और हमारी संस्था क्या काम करेगी। कुछ दिन से हम प्रयास कर रहे हैं कि ये अधिकारी कर्मचारी संस्था है जो बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए प्रयास करेगी, जिसके प्रथम कड़ी में 2026 जब 10th का 12th का रिजल्ट आ जाएंगे तब हम एक प्रतिभा समारोह का आयोजन करेंगे, जिसके अंदर सभी बच्चों की काउंसलिंग भी की जाएगी। उसके तहत सब बच्चों को गाइडलाइन देते हुए उन बच्चों को अपने अपने डिग्री करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाएगा, और जो आर्थिक रूप से गरीब हैं जो बच्चे, उनको आर्थिक सहायता भी एक हमारी समिति द्वारा प्रदान की जाएगी। और सभी संस्थाएं जो अलवर जिले के अंदर हैं उन सबका इसके अंदर भागीदारी बिल्कुल रहेगी, और सबका सहयोग से ही ये प्रतिभा समारोह 2026 में जब 10th का 12th का रिजल्ट आ जाएंगे उस टाइम ही उचित होता है, क्योंकि उस टाइम बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए जगह जगह एडमिशन लेने जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो ज्ञान उनको हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं या गुरुजन हैं हमारे या तहसीलदार साहब हैं और भी हमारी संस्था के सभी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो उनको गाइडलाइन प्राप्त देंगे और उनको मोटिवेट करेंगे, जिससे कि उन बच्चों का आगे फ्यूचर में भविष्य बन सके। अलवर के राजर्षि अवैध समाज के विशाल रंगमंच पर रविवार की रात्रि एक कार्यक्रम में कलाकारों और स्वयं सेवकों का सम्मान किया गया। प्रचार मंत्री अमृत खत्री ने बताया कि इस दौरान अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा एवं महानिदेशक मनोज कुमार गोयल ने पारितोषिक प्रदान किए। गौरतलब है कि हाल ही में मंचित रामलीला और महाराजा भर्तृहरि नाटक में कलाकारों ने श्रेष्ठ अभिनय किया था। वहीं स्वयं सेवकों ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा 11 नवंबर को काली पट्टी बांध का विरोध किया जाएगा। हाल ही में जयपुर में हुई बैठक में प्रदेश भर के कर्मचारियों ने 9 अक्टूबर को जारी आदेशों के विरोध का निर्णय लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के वित्त विभाग द्वारा ओपीएस को समाप्त करने की नीयत से ये आदेश जारी किए गए हैं। इसी के विरोध में पहले चरण में 11 नवंबर को सभी विभागों के कर्मचारी काली पट्टी बांध का विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं 18 नवंबर को जयपुर के शहीद स्मारक पर विशाल धरना दिया जाएगा। यह जानकारी महासचिव तेजपाल सैनी ने प्रदान की। ने अभी 9 अक्टूबर को आदेश जारी करके जो गहलोत सरकार ने अप्रैल 23 से जो ओपीएस लागू किया गया था उसको समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों को विरोध में अभी 26 अक्टूबर को जयपुर में सभी जो भी निगम के, बोर्डों के, स्वायत्तशासी संस्थाओं के, यूनिवर्सिटी के जो भी संगठन हैं उन संगठनों ने एक संयुक्त मीटिंग आयोजित की गई और उस मीटिंग में अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार को भी ज्ञापन भेज चुके हैं और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। कर्मचारी संगठन जो महासंघ है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं
क्योंकि पेंशन में जो भी सुविधाएं ओपीएस में मिलती हैं वो दूसरी पेंशन में नहीं मिलती है। सरकार ये चाहती है कि ओपीएस को बंद करके पुनः दोबारा ईपीएस 95 में और एनपीएस में ही लौटाया जाना चाहिए, जिससे कि पेंशन का जिम्मेदारी सरकार पर या विभागों पर नहीं पड़े। सरकार का ये कहना है कि जो विभाग घाटे में चल रहे हैं उनका अगर वो चाहते हैं तो अनुमोदन लेकर के उस पेंशन ओपीएस को बंद करके और पुरानी पेंशन में लौटाया जा सकता है, परंतु इसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि ओपीएस को बंद करके पुनः एनपीएस या ईपीएस 95 लागू किया जाए। इस संदर्भ में अभी हमने जो आगामी कार्यक्रम का जो निर्णय लिया है वहाँ सभी संयुक्त संगठनों ने उसमें 11 तारीख को काली पट्टी बांध करके अपने कार्य स्तर पर काम करेंगे और एक विरोध दर्ज कराएंगे। 18 तारीख को स्टैच्यू सर्किल जयपुर में वहाँ पर भी एक विशाल धरना आयोजित करके सरकार को चेताया जाएगा कि ये जो पेंशन है इसको ओपीएस के जो आदेश निरस्त करने का आदेश जो लिए हैं इनको वापस लिया जाना चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों को राहत मिल सके। जहाँ सरकार का ये कहना है कि जो घाटे में चल रहे हैं, सरकार अपने अधिकारियों की और नियुक्ति करती है, अपने आदेशों से नियंत्रित करती है उनको, तो घाटे की जिम्मेदारी भी सरकार की है और सरकार को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। तो इस संदर्भ में हम लगातार आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं और 18 तारीख को हम एक विशाल धरना जयपुर में आयोजित करेंगे। किसान सभा की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है। जिला अध्यक्ष भोलाराम शर्मा ने बताया कि प्याज को समर्थन मूल्य की खरीदारी में शामिल करने की मांग उठाई गई है। उन्होंने कहा कि प्याज को थोक दाम में 4 से 5 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीदा जा रहा है, वहीं से उपभोक्ताओं को 20 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। ऐसे में किसान मंडी तक ले जाने के बजाय प्याज फेंकने को मजबूर है। मेरा नाम भोलाराम शर्मा, अखिल भारतीय किसान सभा जिला अध्यक्ष हूँ। जैसे किसानों की कई मांगे इस समय चल रही है, किसानों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों की आजकल जो है प्याज का भाव बहुत नीचे चला गया है, जिसमें किसान बेघर हो गए हैं। नहीं तो उनको लागत का पैसा मिल रहा है, नहीं उनको जो है किसी प्रकार का जो है बेनिफिट मिला है। प्याज इतना गिर गया है कि किसान अपने खेत में ही जोत के जो है बात दे रहे हैं, खाली कर रहे हैं खेतों को, जिससे कि किसानों की हालत ख़राब हो गई है। कई जगह जो है किसान जो है अपना भर के ट्रॉली में और नदियों में भगा रहे हैं। यहाँ तक मंडी तक लाने का उनके पास पैसे नहीं है, नहीं उनको जो वो लागत मिल रही है। इस वजह से कि आज जो है किसानों की हालत बेघर हो रही। किसान का जो प्याज का भाव है वो तो 5 रुपये किलो हो गया है, जबकि थलियों पर जो है माल बिक रहा है वो 20 और 25 रुपये बिक रहा है, लेकिन किसानों की लागत ही नहीं मिल रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको समर्थन मूल्य की जो सूची में लिया जाए और प्याज का भाव बढ़ा के किसानों को राहत दी जाए। इसी तरह से खाद और बीज जो है आज किसानों को सही मूल्य पे नहीं मिल रहा है, कृत्रिम खाद मिल रहा है, किसानों की जो हालत ख़राब हो रही है। तो किसान सभा इस भी मांग करती है कि खाद और बीज सही ढंग से किसानों को मिला जाए। अलवर में अंसल टाउन के क्रांति पार्क में रविवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी और सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिकों का साफा पहनाकर और शॉल उड़ाकर अभिनंदन हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रणय मिश्रा, उपाध्यक्ष कृष्णा लवानिया, सचिव अशोक खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष शंभू दयाल शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य लवली पांडा और अमित चौधरी का स्वागत हुआ। वहीं सोसाइटी के प्रति योगदान के लिए वरिष्ठ नागरिक सरदार जग्गा सिंह, सरदार सिंह लोहा और पुष्पेंद्र यादव का भी सम्मान हुआ। कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद महेंद्र पाल यादव ने किया। अलवर के खुदनपुरी स्थित चमत्कारी शिव मंदिर में शिव महापुराण कथा का समापन सोमवार को हो गया। यहां स्वामी कमलदास बापू ने अंतिम 9वें दिन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। कथा के बाद हवन एवं प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान सुरेंद्र शर्मा सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगा
आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में। एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। रिवाज रिसोर्ट। हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ापेट चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ापेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। खंडेलवाल नमकीन। हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत।
इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नटनी का 12 स्टेट हाईवे संख्या 44 पर सड़क का कार्य पूरा नहीं हुआ है। वहीं इसे कार्यकारी एजेंसी ने सरकार को हैंडओवर भी नहीं किया, लेकिन इससे पहले ही नदी बहाव क्षेत्र के ऊपर बनाए गए जगह जगह बैरिकेड्स क्षतिग्रस्त होने लगे हैं। बहुत से परिवार बैरिकेड्स को हटाकर आने जाने का रास्ता भी बना रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग उदासीन बना हुआ है। ऐसे में सड़क हैंडओवर होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो चली है, जो दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। ऐसे में क्षेत्रीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। साउडी सरपंच प्रतिनिधि अंसब खान के 34वें जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर लगाया गया। ग्रामीणों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। खान के अनुसार इस बार 6ठा रक्तदान कैंप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान को महादान कहा गया है, इससे जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकती है। मैं विजय सिंह, ग्राम साउडी। हमारे सरपंच अंसब खान के 34वें जन्मदिन पर ये 5वां 6ठा ब्लड डोनेट कैंप है, जिसमें चढ़ बढ़कर पूरे समस्त गांववासी, नवयुवा एवं मित्रगण सभी भाग लेते हैं। हर साल हर्ष और उल्लास के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ ब्लड डोनेट कैंप को तो सहयोग करते हैं। स्वच्छ रक्तदान है और ये 5वीं 6ठी बार का स्वच्छ रक्तदान है। मेरा नाम तौफीक खान है, ग्राम पंचायत साहुड़ी का निवासी हूँ। जब से अंसब सरपंच ने ये पहल शुरू की है, पहले तो यहाँ पर लोग
ब्लड डोनेशन करने से कतराते थे, लेकिन जब अनसब खान का लगातार प्रयास है कि 5 साल हो गए, अब तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन हर कोई करने आ जाता है। तो पहले कोई देता नहीं था, अब वो हमारा ब्लड, 1 यूनिट ब्लड किसी की जान बचा ले तो काफ़ी है। अभी काफ़ी संख्या में अभी 5-6 यूनिट डोनेशन हो भी गया है, लगातार आ रहे हैं यहाँ पे डोनेशन करने, अभी चालू हो गया काम। और सरपंच साहब का ये बहुत ही अच्छा काम है, सराहनीय काम है। मैं तो कहूँ इस इलाके में लोगों को जागरूक किया है, पहले जागरूक नहीं थे लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए। अभी यहाँ के युवा अभी जागरूक हो गया है। पहले हम अलवर जाते थे, किसी दूसरे से ब्लड डोनेशन कराते थे, हम खुद पीछे हटते थे। आम जनता को जागरूक कर रहे हैं खूब। मैं लगभग 5वीं साल है जो मैं ब्लड डोनेशन कैंप लगाता हूं। सभी लोगों के भाइयों के सहयोग से, ग्राम पंचायत के लोगों के सहयोग से, बाहर के भाइयों सभी के सहयोग से हर वर्ष मैं मेरे जन्मदिन पे ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाता हूं, जिससे लोगों को फ़ायदा मिले। गरीब आदमी को कई बार लोग ऐसे परेशानी में आते हैं, इस तरीके से जो हमारे फ़ोन से ब्लड की सुविधा हम उनको कर सकते हैं। ये हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाते हैं। क्षेत्र में ऐसे लगते रहने चाहिए ताकि जो बेचारे कई बार परेशान हो जाता है, एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो, तो अपना सभी हम कभी भी बीमार के लिए, दुर्घटना के लिए हर तत्पर तैयार रहते हैं। और हर बार जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो हम ब्लड की ज़रूरत हो या किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो तो हम वहाँ खड़े मिलते हैं हर चीज़ के लिए। अलवर सांसद खेल उत्सव में अकबरपुर विद्यालय की बालिकाएं रस्साकशी में प्रथम आई थी। अब उन्हें जिला स्तर पर खेलने के लिए आमंत्रण पत्र दिया गया है। यह मैच इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेले जाएंगे। सोमवार को अकबरपुर सीनियर स्कूल में सरपंच प्रतिनिधि और अलवर सांसद टीम द्वारा इन छात्राओं को आमंत्रण दिया गया। उधर जिला स्तर के लिए इन बालिकाओं को रोजाना प्रैक्टिस करवाई जा रही है। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। बृहत्तरी धाम स्थित गुरु गोरखनाथ मच्छेंद्र नाथ मंदिर में अनेक प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। इनमें गणेश जी और महंत मदन नाथ की मूर्तियां शामिल हैं। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। वहीं रामायण पाठ का सोमवार को समापन हुआ। इसके बाद प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। महंत पद्मनाथ और हरफुल गुर्जर के अनुसार आयोजन में दूर दराज से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। आज गुरु गोरखनाथ मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम था। इसमें गाँवाना का सबका योगदान रहा है। महाराज जो महंत जी हैं इनकी तरफ से कार्यक्रम रहा है। क्या कौन कौन सी मूर्ति की स्थापना हुई? ये गणेश जी की है और महंत मदननाथ जी की मूर्ति है, इनकी स्थापना हुई। ये मूर्ति वालों? हाँ, वो मैं भर्तरी मंदिर से पद्मनाथ बोल रहा हूँ। यहाँ बाबा भर्तरी जी के मूर्ति स्थापना हुई थी। गणेश जी की मूर्ति और एक हमारे से बड़े भाई साहब थे मदन नाथ जी, उनकी मूर्ति की स्थापना हुई थी। और बाबा का भंडारा, कलश यात्रा भी हुई थी, रामायण पाठ भी हुआ था। सारी चीज़ करते हुए बढ़िया, बहुत शांति रूप से भंडारा हो गया, मूर्ति स्थापना हो गई। दादा मच्छेंद्रनाथ गुरु मच्छेंद्रनाथ जी के मंदिर में स्थापना करवा दी है। खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल में इन दिनों मरीजों की भीड़ नजर आती है। सोमवार को भी सुबह से ही मरीज बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। उधर डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि बुखार और जुकाम के रोगी काफी तादाद में आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर पूर्ण आर्य के अनुसार मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में रोजाना 300 से 400 रोगियों को आउटडोर बना हुआ है। इनका उपचार कर सर्दी से बचने की सलाह दी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि स्थानीय समस्याओं और जनता से सीधा संवाद राजनीतिक संदेश का एक बड़ा काम करेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, खराब शासन और जन विरोधी फैसलों से जनता का मन उठ चुका है। उन्होंने अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान को लेकर अपील की है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार पूरी कांग्रेस एकजुट है, जबकि भाजपा कई खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। मालाखेड़ा क्षेत्र के जमालपुर मुंडिया स्टैंड पर श्रीमद् भागवत कथा जारी है। दूसरे दिन सोमवार को कथावाचक नवीन शास्त्री ने माता देवहूति और कपिल देव का संवाद सुनाया। साथ ही कपिल देव के हवाले से बताया कि किस तरह कैसे जीव गर्भ में आता है और कैसे अपने भोगों को भोगता है। उन्होंने कहा कि परमात्मा की कृपा से जीव का जन्म होता है और जन्म के बाद जीव को माया घेर लेती है। इस मौके पर पंडित गिरधारी लाल, मोती सिंह, सत्यनारायण, श्रवण अंकित, गोपाल सिंह, अजय प्रताप गोलू और श्री सिंह फौजी आदि भक्त मौजूद रहे।
अलावलपुर क्षेत्र की निवासी 60 वर्षीय विष्णुबाई की सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ जाने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विष्णुबाई अपने परिजनों के साथ कपास तोड़ने के लिए जा रही थी। यात्रा के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते वृद्धा बेहोश होकर गिर पड़ी। में यात्रा कर रहे परिजनों ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन स्थिति गंभीर होती हुई देख पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने विष्णुबाई को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन दीनदयाल ने बताया कि विष्णुबाई पूरी तरह स्वस्थ थी और परिवार के साथ रोजगार के लिए चेन्नई जा रही थी, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने से यह घटना हो गई। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा। ये सर मैं नौगांव से वहाँ जा रहे थे चेन्नई, जयपुर की टिकट है, अलवर से कटवाई थी टिकट, जयपुर जा रहे थे। हाँ जी, तो ये रोटी खाती खाती ऐसे गिरी है अचानक स्टेशन पे। हाँ जी, मतलब इसको कोई बीमारी वगैरह? कोई बीमारी नहीं थी सर, ऑटोमेटिक गिरी है। तो ये फिर जयपुर से कहाँ जाना था आपको? चेन्नई। किस काम के लिए जाते हैं? कपास चुगने के लिए। ये परिवार के साथ जा रहे हैं? हाँ, परिवार तो नहीं, इसके लड़के तो साथ चेन्नई चुग रहे हैं अभी कपास, इनके साथ हम जा रहे थे। आप जा रहे हैं? हाँ जी। आप क्या लगते हैं? इनके मैं देवर हूँ साहब। हाँ जी। और ये कौन सा नाम है इनका? ये अलावलपुर। नाम क्या है इनका? विष्णुबाई। उम्र कितनी है? 60 साल। और कितने बच्चे हैं इनके? इनके बच्चे 3 बच्चे, लड़के हैं 3 साल। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाले थे आज की हेडलाइंस पर। स्प्रिट से नकली ब्रांडेड शराब बनाकर सप्लाई का हुआ खुलासा। आबकारी पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। 8 करोड़ की लागत से शिशु अस्पताल का होगा विकास। भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बैठक में दी मंजूरी। वहीं जिला अस्पताल के दंत विभाग को मिली आधुनिक एक्सरे मशीन। पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर युवक को किया गंभीर रूप से घायल। सीकरी क्षेत्र में नाली में कचरा डालने पर पनपा विवाद। और मंदिर से मूर्ति उखाड़ने के आरोपी नाबालिग सहित मां को रस्सियों से बांधा। कथित प्रेत बाधा की बनी चर्चा और मनोचिकित्सक ने उपचार की दी सलाह। वहीं दोनों ने मिलकर पिता को भी किया था घायल। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल ATL न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।